प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, नाम है इनका आयुषी जैन। बहुत दिन से ये लिखती भी थी और हालांकि इनके परिवार में किसी एक व्यक्ति की कुंडली मैंने देखी भी थी, पर ये लिखती हर बार रही। इस वजह से मुझे इनकी कुंडली दोबारा लेनी पड़ी। दोबारा ये नहीं है, ये कुंडली पहली बार ही लिखी गई है। मैं इसीलिए आप लोगों से बात करता हूं कि जरूर ही अपने प्रत्येक दिन के कार्यक्रम को देखने के बाद अपने डिटेल को जरूर डाला करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आपको सबसे पहले इनकी कुंडली में मैं इनका पंचांग पढ़ के आपको बता देता हूं। ये पंचांग कुछ इस तरह से बनता है। इनकी कुंडली का पंचांग है 17 अप्रैल 2003, 4:32, बेवर राजस्थान की ये कुंडली और चैत्र माह में इनका जन्म हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। चैत्र माह में जन्मे लोग कम से कम भाग्यशाली और सौभाग्यशाली, धीर गंभीर तो होते हैं और उनको किसी के भी सलाह की कभी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ये एक अद्भुत और अजीब बात है। आगे बढ़ने पे पता चलता है व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है। ये आत्मविश्वास, व्यक्ति को धार्मिक, अन्य लोगों की अपेक्षा जीवन को आराम से जीने वाला और साथ ही साथ सद्गुणी बनाता है। हाँ, सद्गुणी बनाता है। वसंत ऋतु शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा का जन्म, और इनका जन्म जो हुआ है वो बुधवार को हुआ है। और इनकी कुंडली में जब आप बुध की स्थिति को समझेंगे तो बात पता चलेगी कि इनकी कुंडली में बुध का प्रभाव ज़्यादा है और व्यक्ति बुद्धिमान है, और सबसे बड़ी बात है कि तुरंत ही किसी से प्रभावित होने वाला भी है। कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, तो इनकी कुंडली का चंद्रमा शुभग्रह होगा। इसके कारण व्यक्ति नौकरी के क्षेत्रों में जा सकता है, बैंकिंग के सेक्टर में भी जा सकता है, कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्रों में जा सकता है, ट्रांसपोर्ट आदि के क्षेत्र में जा सकता है, गणितज्ञ बन सकता है और कॉमर्स आदि के क्षेत्र में भी जा सकता है। क्लियर है? बुद्धिमान है और बुद्धि का प्रणेता भी है। आगे बढ़ने पे पता चला व्यक्ति का जन्म जो हुआ है वो हुआ है चित्रा नक्षत्र। मतलब एक तो चित्रा नक्षत्र मंगल का प्रभाव, इस वजह से व्यक्ति को कई बार आंखों में समस्याएं बनती हैं, पेट से संबंधित समस्याएं बनती हैं, और कई बार व्यक्ति इतना ज्यादा उतावलेपन से ग्रसित हो जाता है कि अपने बने बनाए काम को बिगाड़ देता है। तो इस पे थोड़ा सा नियंत्रण और आत्म संयम रखने की आवश्यकता भी बनेगी। क्लियर है? वज्र योग, स्वास्थ्य में कभी भी किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, ऐसी बात भी दिखती है। बालव कर्ण और शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति भविष्य को देखने की क्षमता को विकसित करने वाला, और साथ ही साथ उसके जीवन में कौन सी घटना दुर्घटना घटने वाली है वो आसानी से जानने वाला होता है। शूद्र वर्ण के होने के कारण व्यक्ति सब कुछ सर्वभोगी और भौतिकता के पीछे भागने वाला, राजसिक और तामसिक वृत्तियों से संयुक्त होकर के जीवन जीने वाला, राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति दबंग, ईर्ष्यालु, द्वेष और कई बार दुख को भोगने वाला भी होता है आरंभ के जीवन काल में। पहले ही, बाद में का जीवन बड़ा आराम से बीत जाता है। पहले का जीवन जब वो व्यक्ति अपने आप पे अपने पैरों पर खड़े होने का जब भी प्रयास करता है तो थोड़ी बहुत मशक्कत भी करनी पड़ती है। तो ये बात भी दिखती है। अब आगे बढ़ के इनकी कुंडली में मैं आपको बता देता हूँ। इनकी कुंडली में लग्न जो बनता है वो लग्न कुंभ का बना, कुंभ लग्न का निर्माण होता है। और यहाँ गौर करिएगा, ध्यान से समझने की बात है। यहीं से कुंडली का विश्लेषण शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले अगर ये बता दूँ तो इसके पहले बता दूँ कि ग्रह स्थिति क्या है। सूर्य इनकी कुंडली में बैठे हैं 2 डिग्री 38 कला। ये कमजोर थोड़े से, पर वो उच्च के हैं, लेकिन इस भाव में उच्च के हुए हैं, इस वजह से वो थोड़े से कमजोर। अब यहाँ पे ग्रह स्थिति जो है आप जो यहाँ देख रहे हो वस्तुतः वो वैसी नहीं है। ऐसा क्यों? चलित कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ थोड़ी थोड़ी बदल सी रही हैं। जैसे ये मंगल यहाँ बैठे हैं, ये केतु यहाँ जा रहे हैं, ये चंद्रमा यहाँ, ये गुरु यहाँ, ये शनि यहाँ, ये राहु यहाँ, और ये शुक्र यहाँ, और ये सूर्य यहाँ। सारे ग्रहों का जो प्लेसमेंट आप जो यहाँ लग्न कुंडली में देख रहे हो वो वस्तुतः बदली बदली सी नजर आती है। तो अब यहाँ पे अगर बात समझने वाली है तो केंद्र में बिल्कुल कोई भी ग्रह नहीं है, ऐसा आपको यहाँ दिख रहा है, पर वस्तुतः शुक्र लग्न में बैठ रहे हैं जो कुछ परिणाम
लग्न का भी करेंगे, जिसमें व्यक्ति को सत्यवादी बनाएंगे। आपको आने वाले दिनों में मैं कार्यक्रम बनाने वाला हूं कि शुक्र अगर भूमि, भवन, वाहन आदि के कारक नहीं होते, पर भौतिकीय वस्तु से उनको जोड़ करके देखा जाता है, तो जब ऐसी स्थिति हो कि लग्न में जब शुक्र बैठे हों तो कौन सा कारक प्रभाव ग्रह का ज्यादा जातक के ऊपर दिखेगा, है ना ये बात। अब जरा समझना एक बात बड़े ध्यान से। कोई आवश्यक नहीं है कि बुध लग्न में बैठे हों तो व्यक्ति को जैसा परिणाम यहां बैठ करके देंगे वो यहां पे भी वही बैठ करके उसी कारकत्व को देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, जबकि होता क्या है, आप सामान्यतः ये सोच लेते हो कि जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध उच्च के हैं उसका कम्युनिकेशन बेटर होगा, वो स्किल में बड़ा अच्छा होता है, उसके प्रभाव बड़े विकसित होते हैं और वो बुद्धिमान होता है। और कोई आवश्यक नहीं है कि हर जगह वो ग्रह अगर उच्च का बैठा है तो उसके कारक प्रभाव, ये निर्भर इस बात पे बात करती है कि वो कौन से भाव में जाकर के उस भाव में उसके कौन से कारक गुण वृद्धि को प्राप्त करेंगे। हाँ, तभी तो मैंने बात बताई। ये शुक्र यहां बैठा होता तो व्यक्ति को चेहरे का सुंदर तो बना रहा है, और अगर वही शुक्र लग्न में शिफ्ट हो जाएंगे तो व्यक्ति को सत्यवादी बोलने वाले, सत्य बोलने वाला, सत्यभाषी बना देंगे। क्लियर है। यहां सुंदरता का भाव भी जागृत होगा। व्यक्ति वाहन का बड़ा शौकीन होता है, उसको बड़ी गाड़ियों का शौक होता है, हवाओं में उड़ने का, ख्वाब देखने का, और जिंदे जिंदे रह करके ही सारे ख्वाब पूरे करने का शौक होता है। ये शुक्र ऐसा व्यक्ति को बना देंगे। लग्न में अगर शुक्र बैठेंगे तो व्यक्ति को नैसर्गिक रूप से सभी प्रकार के संसाधनों की पूर्ति आरंभ से ही होती जाती है, लेकिन वो शुद्ध रूप से धार्मिक और दैवज्ञ होता है। क्लियर है। मैंने बात करी थी सूर्य की, जो यहां पीछे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कि जब जन्म कुंडली में वो 12 नंबर में शिफ्ट हो जाएंगे तो थोड़ी सी व्यक्ति के स्वभाव को रूखा भी बनाएंगे, चिड़चिड़ा भी बनाएंगे, झूठ बोलने वाला भी बनाएंगे, और कई बार व्यक्ति अपने लोगों से दूर सा जाता है। अब यहां पे उनका कुछ अगर फल होगा, ध्यान से समझना, यहां पे अगर उनका कुछ फल होगा तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कमजोरी भी आएगी और व्यक्ति को नेत्रों की समस्या भी देंगे, क्योंकि मंगल 12 में रहते थे। अगर उनका प्रभाव यहां का रहा तो निस्संदेह वो व्यक्ति को लाभ तो देंगे, लेकिन हाँ, नेत्रों की समस्या भी बनती रहेगी। ये 12वें के मंगल कुछ प्रभाव यहां के और कुछ प्रभाव यहां के भी देंगे। ये बात सूर्य की थी। सूर्य का प्रभाव यहां चंद्रमा पे पड़ा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार दुर्मुखी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, ईर्ष्या भी प्राप्त करता है, द्वेष और छल कपट को भी रखने वाला, और साथ ही साथ अपने प्रभावों को कई बार ले करके विकसित होने वाला भी हो जाता है, दबंगी गुणों को रखने वाला। वो सामान्यतः किसी भी बात के लिए आसानी से हार न मानने वाला और जुझारू प्रवृत्ति का हो जाता है। क्लियर है। सूर्य यहां व्यक्ति को मजबूत स्किल को धारण करने वाला, इनके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को विकसित बनाने के साथ साथ कभी कभी उसमें सूर्य की दशा में कमजोरी भी आती देखी जाती है। हाँ, एक बात यहां और भी गौर करने वाली होगी कि सूर्य जब उच्च के होकर के जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो निस्संदेह उस पर चंद्रमा की दृष्टि है, जो कि इस कुंडली के लिए रोग का अधिपति है। रोग भाव के अधिपति के ऊपर जब चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा और रोग के अधिपति भाग्य में बैठेंगे तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ भी देंगे। अब मैं चंद्रमा पे आ गया। रोग के अधिपति भाग्य में बैठेंगे तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ किसी न किसी वजह से मिले, और साथ ही साथ यहाँ पे राहु उच्च के होकर के जन्म कुंडली में अपनी 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो पेट का रोगी भी बनाएंगे। और उसके बाद जन्म कुंडली में यहाँ पे गुरु जो आप यहाँ देख रहे हो उच्च के, ये व्यवस्थित तो हैं, पर कौन है ग्रह जो व्यवस्थित है इनकी कुंडली में, तो देखने को तो सूर्य भी व्यवस्थित हैं और गुरु भी व्यवस्थित हैं, शनि भी बहुत अच्छे बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, और इस कुंडली के लग्नेश होकर के व्यक्ति की कुंडली को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं। यशस्विता का भाव जागृत करना, सद्गुणी बनाना, शनि की दशा में व्यक्ति का वैराग्य जागृत हो, शनि की दशा में व्यक्ति जो है वो अपने प्रभावों को लेकर के बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, शनि की दशा में व्यक्ति के अंदर देशभक्ति का भाव जागृत हो, शनि की दशा में व्यक्ति जो होता है वो कृतज्ञता का पाठ पढ़ता है, शनि की दशा में व्यक्ति प्रभाव से युक्त हो जाता है, अपने प्रेम को पाने वाला हो जाता है। अगर मैं ऊपर से ऐसे कुंडली को ऐसे देखूं तो, पर वस्तुतः अगर हम चर्चा सूर्य की करें तो व्यक्ति को जहां तीव्र भोगी न बनने वाला और मेहनत पे भरोसा करने वाला बनाता है। समझ में आ रही है बात। इनका कम्युनिकेशन बड़ा बेहतर होगा, इनको संचार के क्षेत्र में भेजा जा सकता है क्योंकि ये भाव बड़ा अच्छा बन रहा है। द्वितीय भाव में सूर्य के होने के कारण व्यक्ति को अपने झूठ बोलने पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने सुंदरता पे फोकस तो व्यक्ति करता रहे,
पर उसके साथ साथ व्यक्ति को पराक्रम भी करना चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ ही, उसके अनुपात में ही उसकी उस भाव की भी वृद्धि हो रही है। यहाँ पे भाव कौन कौन से अच्छे बने हैं? तो सबसे पहले तो ये भाव बड़ा अच्छा बना है। वहां पे प्रतियोगिता भाव का अधिपति बैठा है, तो ये ना सोच लेना आप कि वो भाव कमजोर हो रहा है। छठे स्थान का अधिपति भी, किसी भी भाव का अधिपति भी अगर जन्म कुंडली के त्रिकोण में बैठा हो तो कुछ न कुछ अपने आप से प्रभाव ला ही देता है अच्छाई का। इसके कारण कि जन्म कुंडली में वो गुरु से केंद्र में हो रहा है, तो गजकेशरी का निर्माण भी हो रहा है। अब यही गुरु जो यहां ना बैठ करके यहां का फल करेंगे, और शनि अगर चतुर्थ का फल करेंगे, राहु अगर तृतीय भाव का फल करेंगे, तो कुछ कुछ कमजोरी के साथ व्यक्ति के साथ प्रभाव का बढ़ना भी देखा जाता है। अब कमजोरी कहां? तो संतान में बाधा हो, दाम्पत्य में कमजोरी ना मिले, कमजोरी मिले, पति प्रेम करने वाला थोड़ा कम मिलता है, दाम्पत्य को लेकर के व्यक्ति को पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये पंचम भाव प्रेम का भी भाव होता है। यहाँ पे शनि जब बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से जब यहाँ देखेंगे तो दाम्पत्य में कमजोरी नहीं, क्योंकि वो लग्नेश होकर के देख रहे हैं, अपने शत्रु के भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत कमजोरी वहां पेट और हड्डी से संबंधित समस्याओं में आ सकती है। वहीं पे शनि की तीसरी दृष्टि जब जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पे पड़ेगी तो थोड़ी बहुत दुर्व्यसन या दुर्व्यवहार या पति कई बार बहुत बड़े उम्र का भी मिल जाता है। यह व्यक्ति खुद अपने से बड़ी उम्र के या बड़े उम्र के लोगों पे को दिल दे बैठता है। हाँ, ये भी होता है, ये बात है। अब आगे बढ़ता हूं। जन्म कुंडली में मैं चंद्रमा पे था, चंद्रमा की स्थिति यहां की बनेगी तो व्यक्ति को थोड़ी बहुत नहीं। अब एक बात जरा स्पष्टतया मैं आपको समझा दूं, अगर तो एकमात्र ऐसा ग्रह जो जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर अष्टम में बैठा हो और 12वें में बैठा हो तो धन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, नेत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, स्वभाव और स्वास्थ्य को भी थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर करता है, उसके अंदर कोमलता का प्रभाव कमजोर देखा जाता है और व्यक्ति थोड़ा अक्खड़ बुद्धि का हो जाता है, जहां वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट को धारण करने वाला भी हो जाता है, क्योंकि वो एक तो है शनि से प्रभावित, और कुंभ लग्न जो होती है स्थिति इसकी, ये वस्तुतः स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न और ऐसी प्रवृत्ति धारण करने वाला जो व्यक्ति के जीवन में स्थिरता के साथ सारे काम आगे बढ़ाए। केंद्र में 2 ग्रह मात्र पापक बैठे हैं, राहु और केतु, जहां उच्च के होकर के बैठे हैं, ऐसी राहु उच्च के होकर के बैठे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के काम करने की स्थिति बनती है, क्योंकि केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं होगा। चरित कुंडली में अगर ग्रह बैठे भी हैं तो शनि बैठे हैं, राहु पीछे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से मध्यम दूरी पर जाकर के अपने आप को स्थापित करना चाहिए, ना बहुत ज्यादा दूर ना बहुत ज्यादा करीब, क्योंकि यहाँ पे राहु है तो व्यक्ति को बैठने नहीं देंगे, और इसके कारण इनके माता को कई बार बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति में भी देखा जाता है, और कई बार व्यक्ति घर में रहे तो कलह भी मचाए। ऐसी स्थिति भी होती है जहां व्यक्ति के कारण कई बार घर परिवार में तनाव का माहौल बनता है, या हो सकता है कि इनके कारण इनके माता पिता थोड़ी बहुत मानसिक अस्थिरता के दौर से गुजरे, क्योंकि ये वो भाव है यहाँ अपना ये काम करेगा। ये बात बनती है। अब यहाँ पे मैं अगर मंगल की बात करूं, चंद्रमा की बात कर लेता हूं। चंद्रमा इनकी कुंडली में बैठे हैं 4 डिग्री 41 कला, चित्रा नक्षत्र। अब जरा विचार करना, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है तो बहुत ज्यादा बुरे भी नहीं है, पर सूर्य से तो कम से कम डिग्री इनकी अच्छी है, तो आत्मविश्वास जो है वो पराक्रम में बैठा था। चंद्रमा भाग्य में बैठे तो धार्मिकता रहेगी, क्योंकि वो गुरु से केंद्र में है, और इस भाव का अधिपति शुक्र जो है वो जन्म कुंडली के धन भाव में बैठ करके लग्न का फल कर रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति दूसरों को देने वाला बनता है। अब चाहे कैसे भी दे, दान से दे या फिर अपने मन से दे या जबरदस्ती दे, पर उसको कभी न कभी धर्म के मार्ग पर आना ही पड़ता है। और व्यक्ति का दाम्पत्य, यहां से विचारों के मामले में कोई भी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, पर हाँ कई बार वो जिद हो जाती है पास ना जाने की, ये ना करना चाहिए। और चंद्रमा इनकी कुंडली में वैसे भी शुभग्रह होकर के बैठे हैं, कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, संतान उत्पत्ति में बाधा ना हो। और व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हो, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं, पर गुरु से केंद्र में होने के कारण, यहाँ से केंद्र में चौथे मंगल उच्च के होने के कारण व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम दोष जैसी कोई बात नहीं बनेगी। और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी कहूंगा मैं, खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठे हैं, चित्रा नक्षत्र का अधिपति मंगल 12वें जाकर के व्यक्ति को कई बार वहां थोड़े से कमजोर प्रभाव को भी दिखाता है, जैसे असंतोषी दे दे, असंतोषी प्रवृत्ति को धारण करने वाला बना देता है। व्यक्ति धन के पीछे हमेशा भागने वाला होता है, हाँ, और ईर्ष्यालु भी हो जाता है। कई बार उसके प्रभावों में स्वास्थ्य से संबंधित, पेट से संबंधित समस्या भी बनती है। और कार्यक्षेत्र कई बार बड़ा अच्छा रहता है, मतलब प्रैक्टिकल उसका जो जीवन है वो बड़ा बेहतर सा रहता है, उसको लेकर के कोई भी परेशानी नहीं होती है। ये बात चंद्रमा तक की रही। अब चर्चा मंगल की करते हैं। मंगल इनकी कुंडली के लिए होते हैं धन, पराक्रम और दशम के अधिपति।
जरा ध्यान से समझना, कुंभ लग्न की कुंडली के लिए मंगल अगर पराक्रम के अधिपति और दशम के अधिपति हुए तो क्या कहती है बात? एक ऐसा ग्रह जो ऊर्जा से हमेशा ही व्यक्ति को परिपूरित रखता है और व्यक्ति के अंदर प्रभाव को विकसित करने की क्षमता भी देता है। अगर वो ना रहा तो निस्संदेह आपकी कुंडली के लिए पराक्रम भाव में अपने ही घर में खुद उच्च का बैठा है 12 में। लग्न राशि का अधिपति खुद उच्च का होकर के 12 में बैठा, मतलब क्या है? मंगल अगर 12 में बैठेंगे और उच्च के हैं, मतलब वो एक तरफ शिफ्ट जो कर रहे हैं अपने प्रभाव को, वो कमजोरी का कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह 12 में बैठता होता है थोड़ा कमजोर होता है। पर दूसरी सूत्र ये भी बात कहती है क्या कि छठे, 8वें और 12वें भाव में शनि मंगल राहु केतु का बैठना कई बार जातक के लिए लाभदायक हो जाता है। राहु केतु को हटा दे तो शनि मंगल 12 में है, उच्च के हैं, पर यहां से उनकी चौथी दृष्टि अपने ही राशि पे फिर से पड़ेगी। ये यहां का अधिपति उच्च का हुआ, पराक्रम का व्यय जरूर करवाएगा, पर वो उच्च का है तो फिर से उसके अंदर खींचने की शक्ति भी पैदा होगी। और वापस वो घूम करके अपनी राशि को देख रहा है और खुद के घर में उच्च के सूर्य को बिठाया है अपने मित्र को, तो ये भाव बली हो जाए क्योंकि इस भाव का अधिपति, और वो राशि बली हो जाए क्योंकि उस भाव का अधिपति, उस राशि का अधिपति उसे उसका दर्शन करा रहा है और दर्शन कर रहा है। इस आधार पर व्यक्ति का पराक्रम वाला क्षेत्र बड़ा बेहतर हो रहा है, भाग्य का क्षेत्र बड़ा बेहतर हो रहा है, और साथ ही साथ पंचम भाव भी बलवान हो रहा है। पंचम भाव इसलिए बलवान क्योंकि लग्न के अधिपति खुद बैठे हैं। 12वां भाव इसलिए बलवान हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ग्रह उच्च का बैठा है। व्यक्ति कभी भी धन के कारण ऋण में नहीं जाएगा, क्योंकि स्वयं जन्म कुंडली का भाग्य भाव, जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति धन में जाकर के विराज रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ऋण में ना जाए, पर हाँ दूसरों के कारण व्यक्ति कई बार अपने धन को नुकसान में लेके जाता है, तो ये ना करे। और किसी भी तरीके से व्यक्ति दलाली का काम ना करे, जो भी है वो बिल्कुल क्लियर हो। किसी को भी बात छुपाने से प्रभाव में विकसित, किसी से भी बात छुपाने से प्रभाव में कमजोरी बन सकती है, ये बात नहीं करनी चाहिए। सूर्य वापस उच्च के होकर के जन्म कुंडली में मंगल के द्वारा देखे जा रहे हैं। सूर्य मंगल बुध चंद्रमा का प्रभाव अगर इस कुंडली पे रहेगा, इस भाव पे, तो निस्संदेह वो भाव थोड़ा बहुत डाइवर्शन में भी जाएगा, कमजोरी भी रहेगी। लेकिन घूम फिर करके अगर हम बात इस बात पे लेके आते हैं कि वो भाव बलवान कितना है, तो भाव चतुर्मुखी विकास भी कर रहा है। तो व्यक्ति का पराक्रम अगर सही और सुनियोजित तरीके से किसी एक क्षेत्र में लगाया जाए तो निस्संदेह व्यक्ति उस क्षेत्र में सफलता अर्जित कर लेगा, क्योंकि उस भाव का अधिपति उसे देख रहा है। और साथ ही साथ जन्म कुंडली का प्रतियोगिता भाव का अधिपति जहां उच्च के गुरु स्वयं लाभेश होकर के बैठे हैं, थोड़े बहुत कमजोर लाभ के बावजूद व्यक्ति अपने पराक्रम का संपूर्ण फल प्राप्त करने के योग्य बन जाएगा। ये सूर्य अगर उच्च के होकर के चंद्रमा को नहीं देख रहे होते तो व्यक्ति में आलस्य, प्रमाद, कमजोरीपन और स्वभाव को कमजोर न बनाते। लेकिन यहां पे चूंकि चंद्रमा का प्रभाव सूर्य के कारण प्रभावित हो रहा है, इस वजह से व्यक्ति में ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट और जितनी भी बुरी स्वभाव की समस्याएं बन रही हैं वो सब सूर्य के कारण बन रही हैं, क्योंकि वो चंद्रमा को देख रहा है। बुद्ध भी देख रहा है ना, बुद्ध चपल है, चंचल है, चालाक है, तो उसको जो है वो थोड़ा सा ईर्ष्यालु बनाता है, थोड़ा सा समझदार कम बनाता है, ये बात भी दिखती है। पर ये भाव बड़ा बढ़िया और बलवान बन रहा है, ये बात यहां तक खत्म। मंगल आपकी कुंडली के लिए उच्च के होकर के बैठे हैं, और वो वस्तुतः इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, वो अशुभ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो त्रिक भाव के अधिपति हैं, और ये होता है ये जन्म कुंडली का 10वां भाव। यहाँ के अधिपति 12वें जाकर के उच्च के हुए हैं। व्यक्ति अपने जन्म स्थान से जब मंगल की दशा आए, जब शनि की दशा आए तो बाहर जा सकता है। मंगल के छोटे से दशा काल में भी, अंतर प्रत्यंतर में भी व्यक्ति बाहर जाने का सफल प्रयास कर सकता है और उसको सफलता जरूर मिल सकती है। मंगल के छोटे से दशा काल में भी व्यक्ति अपने कैरियर से संबंधित संपूर्ण फैसले आराम से ले सकता है। मंगल के छोटे से दशा काल में व्यक्ति छोटी मोटी यात्राएं और बाहर के लोगों से संबंध जोड़ करके अपना कोई भी काम अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कर सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में राहु की भी दृष्टि तो है, यहाँ पे राहु भी तो देख रहे हैं, तो 12वें भाव के अधिपति जो जन्म कुंडली के पंचम में आकर के जहां व्यक्ति के जीवन में प्रेम और दयालुता के भाव को कमजोर करेंगे, वहीं राहु का प्रभाव जब इस भाव को देखेगा और यहाँ उच्च का मंगल अगर बैठा हो तो निस्संदेह व्यक्ति को बाहर जाकर के लाभ की स्थिति को भी दिखाएगा। व्यक्ति की कुंडली में अगर चतुर्थ स्थान में उच्च के राहु बैठे हो तो व्यक्ति बाहर जाकर के काम कर सकता है, ये स्थिति है। क्योंकि ये कुंडली जो बन रही है ये इशारा कर रही है कि व्यक्ति का भाग्योदय दूर नहीं जा करके निकट से ही हो जाए। लेकिन हम जब इस बात पे फोकस करते हैं कि मंगल की दशा या फिर शनि की दशा, तो निस्संदेह व्यक्ति शनि और मंगल और राहु की दशाओं में अपने बाहर जाने का काम कर सकता है। बाकी के अन्य ग्रहों की दशाओं में व्यक्ति को बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, न तो जाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है?
मंगल की चौथी दृष्टि के बाद सातवीं दृष्टि यहां, ये बहुत अच्छा होगा, पर दोनों ग्रह उच्च के हैं, थोड़े थोड़े प्रभावों में कमजोरी भी आती है। और लाभ का अधिपति उच्च का होकर के जन्म कुंडली में बैठा है, वो व्यवस्थित कहा जाएगा, जहां से व्यक्ति को लाभ की स्थिति में लेके जाएगा, क्योंकि मंगल और गुरु का संबंध व्यक्ति को कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में, प्रोफेसर बनने के क्षेत्र में, और कई बार ऊंचे पद पे जो क्षेत्र बनते हों, जैसे एक ऐसी प्रतियोगिता जहां पे बहुत सारे लोग और ऊंचे पद के लिए लड़ते हों, एक दूसरे से प्रतियोगिता में शामिल होते हों, वैसी परीक्षाओं में व्यक्ति को बिठाया जा सकता है। अब आप पे ये निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र में व्यक्ति को भेजना चाहते हो। मतलब मैंने बात क्या करी कि व्यक्ति की कुंडली में गुरु उच्च के हैं, गुरु चंद्रमा का प्रभाव अच्छा है, गुरु मंगल का प्रभाव अच्छा है, गुरु सूर्य का प्रभाव अच्छा है, शनि और शुक्र के संबंध भी, ग्रहों की स्थिति बिल्कुल भी कमजोरी की तरफ नहीं है। इस वजह से व्यक्ति अच्छे पद पे ही जाने का प्रयास करे तो ज्यादा बेहतर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अब यहां पे निर्भर इस बात की करेगी कि व्यक्ति की कुंडली में जो कंफ्यूजन का दौर था वो खत्म हो गया, पर अब गुरु की दशा आने वाली है जो इस कुंडली के लिए लाभेश, हालांकि अशुभ वो भी होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते, पर वो लाभेश होकर के उच्च के होकर के बैठे हैं और जन्म कुंडली के पांचवी दृष्टि से दशम स्थान को देख रहे हैं, जहां वहां का अधिपति खुद उच्च का हो रहा है। व्यक्ति अगर गुरु की दशा में भी बाहर जाने का काम करे तो कर सकता है। विदेशों से डिग्री ले ले, किसी भी क्षेत्र की बात करता हूं, कंप्यूटर सेक्टर में चला जाए, मीडिया सेक्टर में चला जाए, जर्नलिज्म के क्षेत्र में चला जाए, पीसीएस वगैरह के क्षेत्र में भी जाने की स्थिति बनती है आईएएस आईपीएस के लिए, पर वो भाव थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, क्योंकि पंचम भाव में शनि बैठे हैं, तो विलंब करेंगे तो व्यक्ति के पास उतना पेशेंस नहीं है कि वो उतना इंतजार कर सकता है, ये बात बनती है। शिक्षक और प्रोफेसर वगैरह की भी बात जन्म कुंडली में बन रहे हैं, बड़े अच्छे प्रोफेसर बन जाए या फिर पढ़ाने के क्षेत्र में चला जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी व्यक्ति जा सकता है, मल्टीमीडिया से जुड़ करके अब व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में व्यक्ति कोई भी जुड़ करके काम कर सकता है, पढ़ाने का काम, इंटरनेट पे पढ़ाना, इंटरनेट से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो व्यक्ति आराम से कर सकता है। क्लियर है? ये मंगल की बात थी। मंगल की सातवीं, यहाँ पे मैंने बात बताई, देने से बचे और अपने रोग को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के प्रभाव में न जाए। पेट का रोगी व्यक्ति हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज बन सकते हैं, ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। आठवीं दृष्टि यहाँ मंगल उच्च के 12वें भाव से बैठ करके देख रहे हैं, इस वजह से दाम्पत्य में कमजोरी भी देंगे, वहां पे आग सुलगती रहेगी। और चूंकि ये व्यक्ति कुंभ लग्न से प्रभावित है तो बहुत ज्यादा मुंहफट न हो और बहुत ज्यादा किसी से अपेक्षा न रखे कि वो मुझे प्रेम ज्यादा करेगा। आप करो, बस सामने वाले को छोड़ दो। किसी से भी, आप कुंभ लग्न के हो, कुंभ लग्न दार्शनिक लग्न होता है, आपके जीवन को जीने का तरीका आपका अलग होना चाहिए और आप किसी से भी प्रभावित होकर के अपना जीवन क्यों जियोगे। आपके अपने प्रभाव और आपके अपने लक्षण होते हैं, जिसको अगर व्यक्ति विकसित कर ले तो निस्संदेह उसका पराक्रम उसका परिणाम दे दे, उसका व्यक्तित्व धार्मिक हो जाए, उसके प्रभाव में पूर्वजों का आशीर्वाद विकसित होता रहे और व्यक्ति की कुंडली में उसका पराक्रम इतना मजबूत हो जाए कि उसके कैरियर को कभी भी कमजोरी न मिले, उसके प्रभावों में इतनी ज्यादा विकसित स्थिति हो जाए कि व्यक्ति कहीं भी रहे दूर देश उसको लाभ मिलने की स्थिति बन ही जाती है। उसका प्रभाव और उसका लाभ इतना ज्यादा मजबूत है कि व्यक्ति का धन कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। क्लियर है? बुध की बात करता हूं। जन्म कुंडली में बुध बैठे हैं 22 डिग्री और भरणी नक्षत्र में। अब जरा गौर करना, तो ये बुध जन्म कुंडली में किसके साथ बैठे हैं? ये बुध होता कौन है? अष्टम भाव का अधिपति, त्रिक भाव का अधिपति त्रिक भाव में बैठा। तो छठे, आठवें, 12वें और तीसरे के अधिपति अगर इन्हीं भाव में बैठे होते हैं तो कमजोरी नहीं मजबूती ही हो जाती है। पर गौर करें तो जन्म कुंडली में यहां शुभ ग्रह का बैठना ठीक नहीं होता है, यहां शुभ ग्रह की राशि का बनना ठीक नहीं होता है, यहां भी विषम संख्या की राशि नहीं है पर सम संख्या की राशि है, तो चलो ठीक है। पर एक बात जो गौर करने वाली है कि ये भाव कमजोर भी हो रहा है गुरु के बैठ जाने के कारण। क्यों? क्योंकि धन का अधिपति ऋण में जा रहा है और मंगल की दृष्टि पर जाने से व्यक्ति दूसरों के कारण अपने धन का हरण करवाता है। और कई बार चूंकि लाभ का अधिपति अष्टम में, छठे में बैठा है तो व्यक्ति को ऋणी या दारिद्र योग भी देता है। तो गुरु की दशा में जीवन में व्यक्ति को लाभ की स्थिति कमजोर हो सकती है। उस समय व्यक्ति के स्वास्थ्य में समस्याएं बनती हैं, पेट से संबंधित समस्या हो, बड़े भाई का नुकसान हो, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कमजोरी हो, बड़े बॉस जो बनते हैं उनके स्वास्थ्य की कमजोरी रहे जिसके कारण काम अटकता रहे। गुरु जो बैठे हैं वो पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, ये बड़ा अच्छा होता है। सूर्य जो बैठे हैं वो अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, व्यक्ति को संवेदनशील बनाते हैं, तुरंत ही प्रभाव से प्रभावित होने वाला। चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं जिसका अधिपति उच्च का है। अश्विनी नक्षत्र का अधिपति केतु जो है वो जन्म कुंडली में थोड़ा कमजोर हो रहा है। यही राहु और केतु अगर यहां आपस में बदल जाते, राहु यहां बैठ जाते, केतु यहां बैठ जाते, तो एक अच्छी स्थिति देखी जा सकती थी। पर मैंने एक कार्यक्रम में बात कही थी कि चतुर्थ, पंचम, दशम और एकादश में के राहु कभी भी व्यक्ति को कमजोर नहीं होने देते, चाहे वो किसी भी राशि में बैठे।
तो ये कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम भी देंगे। पर हाँ, निसंदेह एक बात तो जरूर कहूंगा कि चूंकि लग्न में उनके अपने भाव के प्रभाव से युक्त राशि बन रही है, क्योंकि कुंभ राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं और चतुर्थ में बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ माता का स्वास्थ्य, माता चिंतित, माता व्यथित और माता कई बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाती है। हाँ हाँ, तो ये बात भी दिखती है। उच्च का है, ये वृषभ राशि का है, व्यक्ति को कई बार माता को धार्मिक भी बनाए, पर कई बार उनसे दार्शनिक गुणों को रखने के कारण व्यक्ति अपना प्रभाव अलग लेकर के समाज में चलता है। इनकी माता का प्रभाव समाज में बड़ा अच्छा और दिव्य होता है। ये मैं बुध की बात कर रहा था। बुध का प्रभाव यहाँ चंद्रमा और बुध, आपने हर बार इनकी बारे में एक बात लिखी थी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर है, पर मुझे नहीं लगता ये जल्दबाजी से युक्त है। इस वजह से आपको लगता है कि इनकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर है, पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बुध और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है, क्यों? क्योंकि बुध अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं और वो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली के पंचमेश भी तो है, पर उनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में फंस रही है। इस वजह से ऐसे निर्णय की स्थिति होती है कि व्यक्ति अनिर्णय में चला जाता है। उच्च का सूर्य उसे प्रभावित कर रहा है। मंगल तेजस्विता के कारण मंगल तीव्रता से निर्णय लेने वाला बना रहा है। मंगल का प्रभाव भी तो है, वो प्रभाव से युक्त है, उच्च का है वो ग्रह, और 12वें भाव में बैठ करके देख रहा है। तो पहले तो ऊर्जा का नुकसान किया और फिर व्यक्ति के निर्णय में उसको कमजोरी भी दे रहा है, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति को मंगल देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार अपने स्वभाव को लेकर के इतनी ज्यादा उग्रता और व्यग्रता हो जाती है कि वो पेशेंस लेस हो जाता है। इस कारण से व्यक्ति को जल्दबाजी में कई बार निर्णय लेने की स्थिति में जाना पड़ता है। वस्तुतः वो बुध के कारण है और उस पे मंगल के प्रभाव के कारण ऐसी बात बन रही है। क्यों? क्योंकि रोगेश देख रहे हैं ना, बुध को छठे भाव के अधिपति ने भी देखा है। जो रोग है तो किसी भी तरीके का रोग पैदा करेगा, तो कैसा? चंद्रमा देख रहे हैं। चंद्रमा तो पहले ही प्रभावित हो रहे हैं सूर्य के देखने से, कमजोरी से, और उस चंद्रमा का प्रभाव बुध पे रहेगा, जो कौन है? अष्टम का अधिपति। तो अष्टम का अधिपति जन्म कुंडली में 1 नंबर की राशि में बैठा है, यानी कि क्या है बात कि व्यक्ति में उतावलापन भी रहे, क्योंकि मंगल से भी प्रभावित है, चंद्रमा रोगेश होकर के देख रहे हैं, और जो स्वयं का कारक ग्रह जो मजबूती देता है निर्णय लेने में, वो खुद तृतीय भाव में बैठ करके बुद्धि को प्रयास करने वाला बना रहा है। वो व्यक्ति को निर्णय लेने में कमजोरी देता है। तो ये इसके कारण ऐसा हो सकता है, जहां चमड़ों से संबंधित समस्या हो, घाव, फोड़ा, फुंसी, और कई बार व्यक्ति के कारण उसके आरंभ के जीवन कष्ट से युक्त होते हैं, ऐसा भी बनता है। ये बुध की बात थी। अब गुरु लाभ के अधिपति उच्च के पर व्यवस्थित कहे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसे अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि शुभ ग्रहों का छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठना थोड़ा कमजोर होता है इस वजह से। पर उसमें मंगल का प्रभाव है। तृतीय भाव का अधिपति 12वें भाव से बैठ करके अगर गुरु को देखेगा, चूंकि लाभ के अधिपति हैं, तो थोड़े बहुत असामान्य स्थिति को गुरु की दशा में भी देखा जाएगा, जहां व्यक्ति का लाभ मिनिमाइज होगा और उसे कमजोरी का एहसास भी होते हुए देखा जाएगा। इस गुरु की दशा में व्यक्ति को बाहर जाने से प्रभाव में लाभ की स्थिति बढ़ेगी, क्योंकि गुरु 12वें भाव को देख रहे हैं। गुरु के प्रभाव यहाँ व्यक्ति के कैरियर को कभी भी अनएस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। व्यक्ति का कैरियर बिल्कुल स्मूथ है और बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी भी तरीके से कमजोरी नहीं है। हाँ, केतु की दशा जब भी आएगी तो व्यक्ति का काम बढ़ेगा, स्किल बढ़ानी पड़ेगी, उसको कंपटीशन में रहना होगा, कम पैसों पे नौकरी करनी पड़ती है, ऐसी भी स्थिति बनती है कुंडली में। क्यों? क्योंकि गुरु लाभ के अधिपति होकर के छठे में बैठे हैं। वो व्यक्ति को दूसरों के कारण व्यक्ति कई बार अपने ही पचड़े में और दूसरों के पचड़े में फंस करके अपना नुकसान खुद का कराता है। ये मंगल के 12वें, गुरु के लाभ के अधिपति होकर के छठे में जाने और जन्म कुंडली में सूर्य का जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठने के कारण होगा। क्लियर है? बहुत ज्यादा साफ और स्पष्टवादी ना बनो बाबू, नहीं तो कई बार आपके ही पैर अपने ही पैर से कुचले जाते हैं, तो ये ठीक नहीं होता। अपनी ही जूती अपने ही पैरों से जब उतर जाए तो चढ़ाने के लिए हाथ लगाना पड़ता है, तो ये ठीक नहीं है। और कम से कम कुछ ऐसे वस्त्रों का भी निर्धारण करना होगा जहां व्यक्ति की जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति मंगल, बुध मंगल से देखे जा रहे हैं, तो व्यक्ति को एक्सीडेंट वगैरह का खतरा भी होता है बुध की दशाओं में, क्योंकि वो मंगल से दृष्ट है। इस वजह से व्यक्ति को अपने ड्राइविंग स्किल को जो होता है वो उसको थोड़ा बेहतर करना होगा, गाड़ी चलाने से बचे और सुशिक्षित और अच्छे ड्राइवर के साथ ही सफर या यात्रा करें। सिंह वाले जानवरों से बचें, अपने अंगों का ख्याल रखें और किसी पे भी भरोसा ना करें। आपके बुआ, आपके मामा, आपके चाचा चाची ये अच्छे हैं, निसंदेह उनसे संबंध आपके अच्छे होंगे, पर फिर भी हमें किसी भी गैरों पे कभी भी भरोसा करने की स्थिति ये कुंडली इजाजत नहीं देती है। सिंह वाले जानवर, ऊंचाई का डर, पानी में ना जाना, पुल में ना जाना, ऐसी स्थितियां भी बनती है। कभी कभी जब कभी भी चंद्रमा की दशा चले तो धन की हानि और उस समय धार्मिक कृत्य का होना, ये दोनों चीजें एक साथ घटित होंगी, ऐसी भी स्थिति बनती है। क्लियर है? ये गुरु के प्रभाव मैंने बताया। यहाँ पे शुक्र जन्म कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हैं। इस कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हैं, गौर करिए, गुरु, सूर्य और शुक्र। अच्छे कौन से भाव बन रहे हैं? पंचम भाव,
और सप्तम भाव, नवम भाव, ये दोनों भाव अच्छे बने हैं। छठे भाव में उच्च के गुरु व्यक्ति को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता भी देने के महारत हासिल कराने वाले बनेंगे। जहां व्यक्ति को प्रतियोगिताओं में, परीक्षा में तीव्र सफलता का लाभ बढ़ेगा, उसका कैरियर सही दिशा में ग्रोथ करेगा, लाभ की स्थिति बनेगी। पर हाँ, नौकरी नहीं मिलेगी तो गुरु की दशा में अगर व्यक्ति प्रयास करे तो छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है और उसको कई बार खाली नहीं बैठना पड़ता है। प्रतियोगिताओं में विजेता बनता है व्यक्ति और कई प्रकार से पुरस्कारों का अर्जन भी करता है। व्यक्ति के अंदर जितने भी दिमाग में प्रकल्प चलेंगे वो किसी न किसी तरीके से धार्मिक ही होंगे, क्योंकि धर्म भाव में चंद्रमा का प्रभाव है। उच्च का सूर्य और बुध वहीं बैठ करके व्यक्ति को पराक्रमी बनाने के साथ साथ जीवटता से मेहनत करने के बाद व्यक्ति जितना भी पराक्रम करेगा उसका संपूर्ण प्रभाव उसको मिल ही जाता है। तो व्यक्ति कभी भी इस बात की शिकायत परमात्मा से नहीं कर सकता है क्या कि मुझे मेरे पराक्रम का फल नहीं मिलता, क्योंकि वो मिलेगा जरूर। वापस मुड़ करके मंगल ने देखा है जन्म कुंडली के तृतीय भाव को, ये बड़ी अच्छी बात है। वो भाव बली है, वो भाव बली है तो व्यक्ति का साहस, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति की ऊर्जा, व्यक्ति का पराक्रम, व्यक्ति का जो एक उष्मा जो है उसके अंदर वो हमेशा ही संरक्षित रहने वाली है। गुरु के बाद शुक्र, जन्म कुंडली में बता रहा था मैं, शुक्र धन भाव में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। धन के भाग्य के अधिपति, जहां खुद के घर में जन्म कुंडली में पैतृक संपत्ति और पूर्वजों का भाव बैठा हुआ है, ये भाव पूर्वजों का होता है। यहाँ खुद उच्च के गुरु जन्म कुंडली में केंद्र में चंद्रमा से जा रहे हैं, व्यक्ति को पदस्थ अधिकारी बनाने का प्रभाव दिखाते हैं। व्यक्ति कहीं भी नौकरी करे अच्छे पद पे ही नौकरी कर सकता है। शुक्र और चंद्रमा का संबंध षडाष्टक का है, इस वजह से व्यक्ति को कई बार सुंदर पति पत्नी का प्रभाव कमजोर मिलता है, क्योंकि नौमांस बिल्कुल खाली हो रहा है। अष्टम के मंगल यहाँ वर्गोत्तम हो रहे हैं, राहु यहाँ स्वग्रही हो रहे हैं, सूर्य वर्गोत्तम हो रहे हैं, शुक्र यहाँ शुभग्रह की राशि में, यह धन के लिए बड़ा अच्छा भाव से वर्गोत्तम। शनि और बुध का जन्म कुंडली में उच्च का शनि यहाँ बैठेगा तो व्यक्ति का दाम्पत्य कभी भी खराब ना हो, पर हाँ फिर भी उस पर एक थोड़ी सी कसर रहेगी, क्योंकि गुरु अष्टम में छठे में बैठ रहे हैं। यहाँ के अधिपति सप्तम के अधिपति होकर के आर्थिक पक्ष कभी भी कमजोर ना हो व्यक्ति का। शुक्र मित्र की राशि में बैठा है, ये एक अच्छी बात होती है। और जन्म कुंडली में अगर आप गौर करें तो गुरु हर जगह यहीं बैठे हैं, तो गुरु भी वर्गोत्तम, यहाँ भी चंद्रमा यहाँ जन्म कुंडली में नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे थे 8 नंबर की राशि में, पर ये पूर्णतया यहाँ नीच के हो जा रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर रहे। और एक बात, यहाँ पे केतु के प्रभाव और यहाँ पे पापक ग्रह के सूर्य के प्रभाव के कारण यहाँ का अधिपति जन्म कुंडली में पंचमस्त नवमस्त जाकर के उच्च का हुआ है और वापस यहाँ से गुरु केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति कभी भी विवाह तोड़ने के फर्क में न रहे और वो हमेशा ही साहस भरता रहेगा कि विवाह टूटना नहीं चाहिए। पर केंद्र खाली है, इस वजह से मैं थोड़ा डरूंगा जरूर और आपको भी डराऊंगा। विवाह मिला करके ही हो। व्यक्ति की कुंडली में मंगल 12 में है और गुरु देख रहे हैं, हालांकि उस पर किसी भी प्रकार से कमजोरी का प्रभाव थोड़ा कम ही है, लेकिन राहु भी देख रहे हैं, उच्च के होकर के देख रहे हैं, गुरु भी होकर के उच्च के देख रहे हैं। चंद्रमा से ये ग्रह केंद्र में जा रहा है, उसके केंद्र में उच्च के सूर्य बैठे हैं। मांगलिक का प्रभाव कमजोर होगा, ये बिल्कुल मांगलिक है लेकिन दोष से युक्त कम है। राहु अगर नहीं देखते तो निस्संदेह मांगलिक दोष कमजोर बनता। पर इतनी बात जरूर कहूंगा कि अगर आप मांगलिक को ना मानो, मैं तो नहीं मानूंगा इसे, क्योंकि गुरु देख रहे हैं, हालांकि इस कुंडली के लिए वो अशुभ होते हैं, इस वजह से यहां मानना और मान लेना चाहिए, पर मैं नहीं मानूंगा, आप मान लेना। पर क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में इससे केंद्र में 2 अच्छे ग्रह बैठे हैं, यहां से चंद्रमा बैठे, यहां से सूर्य उच्च के बैठे हैं, बुध शुभग्रह होकर के बैठा है, जन्म कुंडली का पंचमेश बैठा है। हाँ, ये कमजोरी क्यों हो सकती है? क्योंकि केंद्र खाली है नौमांस का। इस वजह से कई बार मैंने काफी कुंडलियों में ये बात होते देखी है घटित कि अगर नौमांस का केंद्र खाली हो और गुरु या मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में राहु से प्रभावित होता हो तो व्यक्ति को विवाह मिला करके ही करना चाहिए। वस्तुतः आप जरा गौर करें तो द्वितीय भाव का चतुर्थ स्थान का अधिपति उच्च का होकर के बैठा है, व्यक्ति माता से हमेशा ही लाभ अर्जित करेगा और माता का प्रभाव हमेशा ही जातक के ऊपर दिखेगा। माता अच्छे पद पे होती है और कई बार धन कमाने वाली, अगर कुशल गृहिणी भी बने तो भी व्यक्ति को एक अच्छा शिक्षक माता के रूप में मिल जाता है। पिता भाव का अधिपति जन्म कुंडली में उच्च का है, स्वास्थ्य से थोड़ा कमजोर, व्यवसाय करने वाले और ऊंचे पद पे भी दोनों कहीं भी काम करेंगे अच्छे ही होते हैं, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में उच्च के हैं और पिता का कारक जन्म कुंडली में उच्च का है। धन और आर्थिक संपत्ति की और संपन्नता की स्थिति भी देखी जाती है। व्यक्ति की माता कई बार जब शुक्र हो जाती है तो भौतिकवादी तो होती हैं, पर वो राहु है, इस वजह से तिकड़मी भी होती हैं और व्यक्ति की माता को कई बार मतलबी बना देता है, जहां वो उसको सिर्फ अपने बारे में ही ख्याल करने की स्थिति या आदत पड़ जाती है और थोड़े से स्वार्थ से युक्त होकर के भी प्रभावों में रहने वाली। ये मैं माता के बारे में बोल रहा हूँ। पिता जो है वो बहुत मजबूत है और वो अनुशासित भी है, ये बात भी दिखती है। क्लियर है? राहु का प्रभाव व्यक्ति को कई बार कलह पैदा करने वाला, घर में इनके कारण बेवजह का हेडेक मिलता है, ये भी बात बनती है। शुक्र के बाद शनि जन्म कुंडली में यहाँ देखेंगे थोड़े से कमजोरीपन के साथ
लेकिन लग्नेश हैं तो उसमें वो लाभ भी देंगे, पर वो व्ययेश भी होते हैं, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी भी रहेगी। मतलब दोनों ही तरीके से यहाँ पे 50-50% का परिणाम ना दे करके 60% शनि अच्छे परिणाम देंगे और 40% थोड़े कमजोर भी देंगे, क्योंकि उस भाव पे जो मंगल बैठे हैं वो दरअसल तृक भाव के अधिपति होकर के उच्चस्थ होकर के सप्तम भाव को देख रहे हैं। यहाँ का अधिपति यहाँ से पंचमस्थ होकर के बैठा है गुरु से केंद्र में, इसके पीछे गुरु साक्षात बैठे हैं। इस वजह से जितनी भी दाम्पत्य की स्थितियों में कमजोरी होगी वो गुरु की दशाओं में ठीक होते हुए भी देखी जाएगी। क्लियर है? यहाँ के अधिपति बुध के साथ बैठे हैं जो कि पंचम, सप्तम और पंचम के अधिपति कई बार व्यक्ति को प्रेम में डालता है। हालांकि एक बात और भी है कि यहाँ से केंद्र में राहु बैठे हैं, यहाँ का मंगल है, तो शनि का प्रभाव भी है, मंगल का प्रभाव भी है, राहु का प्रभाव भी है, इस भाव से केंद्र में केतु भी हैं, तो सारे पापक ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे है। यहाँ के अधिपति गुरु से प्रभावित नहीं है, पर केंद्र में होने के कारण थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ व्यक्ति का दाम्पत्य कई बार कमजोरी से युक्त होता है। पर इतनी बात और भी कहूंगा कि जब नौमांस आप देख रहे हो तो सारे ग्रह जब इतने बलवान हो रहे हो, मंगल वर्गोत्तम, राहु अच्छे, सूर्य अच्छे वर्गोत्तम, शुक्र वर्गोत्तम, शनि उच्च के और वर्गोत्तम भी, गुरु मित्र की राशि में, चंद्रमा खाली कमजोर, तो अगर व्यक्ति शिव जी की पूजा हमेशा करता रहे तो निस्संदेह उसका दाम्पत्य कभी प्रभावित ना हो। आसपास कोई शिव जी का मंदिर हो तो यहाँ पे व्यक्ति को दर्शन करने के लिए भेजा जा सकता है, सफेद पुष्प की माला अर्पित करवाई जा सकती है, व्यक्ति से शिव जी की पूजा ही करवानी चाहिए। और ऐसी स्थिति में किनकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो सर्वाधिक डिग्री में अंश के साथ सबसे ज्यादा जो ग्रह मजबूती से बैठा है वो बुध बैठा है। नौमांस कुंडली में भी व्यक्ति को गणेश जी की पूजा या तो शिव जी की या गणेश जी की पूजा कर लेनी चाहिए, ये बात भी दिखती है। वैसे एक बात और बता दूं तो आपकी कुंडली में अगर कौन से ग्रह की दशा कैसी जाएगी तो इस आधार पर अगर मैं देखता हूं तो शनि, सूर्य और चंद्रमा की दशाएं व्यक्ति की कुंडली में जो जाएंगी वो थोड़ी बहुत टफ जाती हैं। मतलब थोड़े से कठिनता के दौर से, कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ता है, जहां खुद को प्रूफ करना पड़ता है। पर वही दशा जो ऐसी है जो व्यक्ति को मोटरसाइकिल से कार पे भी लेके आती है, ये बात भी होती है। उसके बाद आप जरा गौर करें तो बाकी के जितने भी ग्रह स्थितियां बन रही हैं, जो भी ग्रह हैं वो सामान्य जाएंगे, न तो बहुत ज़्यादा अच्छे और न तो बहुत ज़्यादा बुरे। ये आपकी कुंडली थी। मैंने आपकी कुंडली के समस्त सवालों का उत्तर देने का प्रयास किया है, जहां मैंने बात वही है, धन की समस्या कभी भी नहीं है, व्यक्ति पराक्रम करे तो उसका संपूर्ण परिणाम मिले, व्यक्तित्व और व्यक्ति का स्वास्थ्य कभी भी कमजोर नहीं है, पर वो 12वें के अधिपति होकर के पंचम में बैठे हैं, व्यक्ति जितना प्रेम देता है उतना मिलता नहीं है। चतुर्थ स्थान में उच्च के राहु व्यक्ति को बाहर भेजने का प्रयास कर रहे हैं। राहु और मंगल की दशा और गुरु की दशाओं में व्यक्ति चाहे तो बाहर जा सकता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति बुध जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं, यहाँ शनि खुद बैठे हैं 12वें के अधिपति होकर के, लग्नेश होकर के, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत, और व्यक्ति को उसके परिणाम थोड़े देर से ही सही पर मिल जरूर जाते हैं। छठे भाव में उच्च के गुरु लाभेश होकर के और जन्म कुंडली के धन भाव में बैठे हैं, धन भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भाग्य का लाभ, प्रतियोगिताओं में सफलता और व्यक्ति को व्यवस्थित आय देने वाले बनते हैं। पर साथ ही साथ कई बार व्यक्ति को गुरु की दशा में जहां नौकरी मिलती है वहीं पे अगर नौकरी छूटती भी है तो कम पैसों पर भी नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि केतु का प्रभाव भी गुरु को प्रभावित जरूर करेगा। सप्तम स्थान के अधिपति सूर्य यहाँ से पंचमस्त जाकर के बैठे हैं। यहाँ पे शनि, मंगल, राहु, केतु के असर होने के कारण दाम्पत्य को, हाँ इतनी बात जरूर कहूंगा कि वहां पे कमजोरी नहीं है और दाम्पत्य अच्छा बीते, ये भी बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि वस्तुतः कुंडली कमजोर नहीं है। नौमांस केंद्र खाली होता है तो उसके पास बल कमजोर हो जाता है, इस वजह से व्यक्ति का अपना साहस और अपना प्रभाव थोड़ा कमजोर सा हो जाता है। अगर ये ना रहे तो ठीक है, पर कुंडली मिला लेने से क्या हर्ज है। अष्टम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में तृतीय में बैठे हैं, ये साहस देंगे पर व्यक्ति को गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होता है, ये बात भी है। पैतृक संपत्ति का लाभ पराक्रम करने पे मिलता है और कई बार छोटे भाई बहनों के साथ संबंध या उनका स्वास्थ्य भी कमजोर होता है। अपने स्किन आदि से संबंधित और रक्त से संबंधित समस्याओं को व्यक्ति को हमेशा ही चेक करते और कराते रहना चाहिए। भाग्य भाव में जन्म कुंडली में यहाँ के अधिपति धन भाव में, ये महाभाग्यशाली योग है, महाधनी योग है और महा तरीके से एक प्रकार से बहुत अच्छी चीजें यहाँ से विकसित होते देखी जा रही हैं। जहाँ चंद्रमा शुभग्रह होकर के बैठे हैं, ये केमद्रुम भंग होगा और यहाँ पे किसी भी प्रकार के दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, यहाँ से व्यक्ति को सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा और घूम फिर करके उसकी संपत्ति या उसका जितना भी धन है आपसे कोई हड़प भी लेगा फिर भी वो आपको उसका लाभ मिल ही जाता है, वो नुकसान में नहीं जाता है। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति के घर में कई बार चोरी और उसके नुकसान या स्वास्थ्य के नष्ट होने का प्रभाव भी दिखेगा। दशम स्थान के अधिपति उच्च के हैं, व्यक्ति बाहर जा सकता है क्योंकि केंद्र में ग्रहों की संख्या कम है। स्थिर कारक ग्रह की स्थिति बनी है 2, 5, 8 और 11। ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही कार्यक्रम में बात करके बताई थी कि अगर ये राशियां अगर केंद्र में बनती हो और शनि, गुरु, मंगल और सूर्य अगर केंद्र में बैठे हो तो निस्संदेह व्यक्ति को घर पे ही रह करके काम करना चाहिए, कहीं ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक मध्यम दूरी पर जाकर के आप अपने करियर को सही दिशा दे सकते हो। उसके बाद भाग्य लाभ के अधिपति अष्टम में, छठे में बैठे, लाभ को मिनिमाइज,
पर कमजोरी के साथ आगे बढ़ाने वाले और साहस देने के साथ साथ आपको बुरे वक्त में गुरु का प्रभाव अच्छा परिणाम दे सकता है। 12वें के मंगल व्यक्ति के पराक्रम को कई बार कमजोर करेंगे शुरुआत में, और जीवन में शुरुआत का जो जीवन होता है वो कई बार थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ आगे बढ़ता है, पर आगे चल करके ठीक हो जाता है। क्लियर है? दशमांश कुंडली की जब बात करते हैं तो जन्म कुंडली में शुक्र और बुध और चंद्रमा लग्न में, ये एक अच्छे ग्रह की स्थिति है, और मंगल 12 में है। व्यक्ति को थोड़े बहुत कमजोरी से अगर कोई भी काम व्यक्ति करना चाहे तो शुरुआत में थोड़ी बहुत मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी, पर 3 ग्रह अगर बैठे हो केंद्र में, और चंद्रमा नौमांश कुंडली में नीच का है, दशमांश कुंडली में भी वो लग्न में ही नीच का हो रहा है, पर शुक्र और बुध बैठे हैं, तो व्यक्ति अगर चाहे तो खुद का भी कोई काम कर सकता है। फैशन और ट्रेडिंग का काम भी व्यक्ति कर सकता है, ऑनलाइन बिजनेस से संबंधित कारोबार कर सकता है, विदेशों से जा करके, विदेशों से जुड़ करके और अपने से उच्चस्थ जो लोग हैं उनके साथ जुड़ करके व्यक्ति आराम से कोई भी काम कर सकता है। अब नमस्कार।